हे गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज सेल हंटर्स। आई होप आप सभी की पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा शानदार चल रही होगी और उसी शानदार पढ़ाई में चार चांद लगाने के लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी। सीरीज थी हमारी इन्वायरमेंट की, जिसमें हम शंकर आईएएस बुक को कवर कर रहे थे, जिसमें हम काफ़ी कुछ देख चुके हैं और आगे उसको हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, तो चैप्टर नंबर 6 में हम पढ़ क्या रहे थे? चैप्टर नंबर 6 में हम पढ़ रहे थे कि कैसे हम अलग अलग तरीके से अलग अलग सोर्सेज से एनर्जी को बना सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी को बना सकते हैं। क्यों ऐसा कर रहे थे? क्योंकि हमने देखा है कि आजकल क्या हो रहा है कि बहुत ही हॉट टॉपिक चल रहा है भाई, क्लाइमेट चेंज का। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हमारी अर्थ को नुकसान पहुंच चुका है और इससे हर किसी का, जो भी ऑर्गेनिज्म हमारी अर्थ पर है, सबको ही कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा है। राइट? इस क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट्स हम सब फेस कर रहे हैं, तो वो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए, ये क्लाइमेट चेंज को हम कंट्रोल कर सकें, इसके लिए हमने कई सारे एफ़र्ट्स किए हैं। और उसी एक एफ़र्ट में हमारा एक एफ़र्ट था कि हम जो एनर्जी है, जो अभी हम फॉसिल एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा पोल्यूशन हो रहा है, उसको हम कंट्रोल करें, एनर्जी को क्लीन एनर्जी बनाएं। और उसके लिए हमने एक सोल्यूशन ढूंढा था। सोल्यूशन था रिन्यूएबल एनर्जी। राइट? तो रिन्यूएबल एनर्जी को हम क्लीन एनर्जी मानते हैं, जिसमें कई सारे सोर्सेज थे। कई सारे सोर्सेज हम कवर कर चुके हैं। हमने देखा था कि कैसे हम सोलर एनर्जी का यूज़ करेंगे, विंड एनर्जी का यूज़ करेंगे। आज हम देखने वाले हैं कि जो वेस्ट है, वेस्ट से हम एनर्जी को कैसे बनाएंगे। देखो, वेस्ट क्या है, हमारी लाइफ में इतना ज़्यादा कचरा, लाइफ में पूरी कचरा हम बना के बैठ चुके हैं। तो लाइफ में इतना ज़्यादा कचरा हम फैलाते हैं, हर जगह कचरा हमको मिल जाएगा, तो क्यों ना उस कचरे को भी हम यूज़ कर सकें, उस कचरे से भी हम एनर्जी को बना सकें। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है। कैसे करेंगे उसको हम देखते हैं। क्या बोला है कि आज के एरा में क्या हो रहा है कि कचरा जो है, वेस्ट जो है, वो दिन पर दिन क्या हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। हर जगह आप जहाँ पर भी, अगर आपको कोई अर्बन एरिया मिलता है तो उसके आसपास, अर्बन एरिया तो स्टार्ट बाद में होगा, लेकिन उससे पहले क्या स्टार्ट हो जाता है भाई, कचरे का ढेर। राइट? अर्बन एरिया में स्टार्ट आप एंट्री करेंगे उससे पहले कचरे के ढेर को आपको देखना पड़ता है। ठीक है, इंडस्ट्रीज के पास चले जाओ, बहुत सारा आपको कचरा मिल जाएगा। ना केवल अर्बन एरिया, अब तो रूरल एरिया में भी कई सारा हमें कचरा देखने को मिलता है। तो ये क्या हो रहा है, इतना ज़्यादा कचरा है, तो क्योंकि अब हमारे पास इससे दो काम हो जाएंगे। अगर हम कचरे से एनर्जी बना सकते हैं, वेस्ट से एनर्जी बना सकते हैं, तो एक तो हमारी जो वेस्ट है उसको हम ट्रीट कर पाएंगे, उसको भी ख़त्म कर पाएंगे। दूसरी चीज़ क्या होगी, हमारी एनर्जी बन जाएगी। राइट? तो हमारा इन्वायरमेंट भी सेफ रहेगा, क्लीन एनर्जी भी मिल जाएगी। तो क्यों ना हम इस वेस्ट को यूज़ कर सकें। रिसेंट पास्ट की बात करें तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिससे क्या हुआ है, हमने डेवलप की है उन टेक्नोलॉजीज़ को, और उन्होंने हेल्प हमें किया है कि कई सारा वेस्ट जो है उसको हम सेफली डिस्पोज कर पा रहे हैं। और डिस्पोज करने के साथ साथ ना केवल वो डिस्पोज हो रहा है, बल्कि उससे हमें और भी फ़ायदा हो रहा है। फ़ायदा क्या हो रहा है कि उस वेस्ट से हम इलेक्ट्रिसिटी भी बना पा रहे हैं। वेस्ट टू एनर्जी हैज़ द पोटेंशियल टू डाइवर्ट वेस्ट फ्रॉम लैंडफिल्स एंड जनरेट क्लीन पावर। राइट? क्या हो रहा है कि अगर हम वेस्ट से एनर्जी बना रहे हैं, तो जो हमारे लैंडफिल्स हैं, जहाँ पर बहुत सारा कचरे का ढेर है, उस कचरे को, ढेर को भी हम कम कर पा रहे हैं, और साथ ही साथ में क्लीन एनर्जी भी मिल रही है, वो भी बिना किसी ग्रीन हाउस गैस के। राइट? तो ये तो बहुत ही यूज़फुल रहा हमारे लिए। दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ वेस्ट। अब भाई, वेस्ट का हम यूज़ करेंगे तो क्या होगा, वेस्ट का वॉल्यूम भी कम होता जाएगा, और साथ ही साथ में पावर भी बच जाएगी। अब बात ये आती है कि भाई ठीक है, हमने समझ लिया कि वेस्ट से एनर्जी बनानी है, हम बना लेंगे। ठीक है, हम एग्री हो गए, लेकिन अब मुद्दा क्या है, क्वेश्चन क्या राइज होता है? क्वेश्चन है कि भाई ये वेस्ट से एनर्जी बना तो लेंगे, लेकिन बनाएंगे कैसे, कौन सी हमें टेक्नोलॉजीज चाहिए? दो टेक्नोलॉजीज हैं जो कि नई इसमें आई हैं, नई टेक्नोलॉजीज हैं जो जिससे हम वेस्ट से एनर्जी बना रहे हैं, और दो टेक्नोलॉजीज हमारी ऐसी हैं जो हम कॉमनली यूज़ कर रहे हैं। तो टोटल मिलाकर हमारे पास में चार ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं वेस्ट से एनर्जी बनाने में। पहली है पायरोलिसिस, नेक्स्ट इज गैसिफिकेशन। ये दोनों ही, जो पायरोलिसिस है और गैसिफिकेशन, ये दोनों ही इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं। अभी इनको और डेवलप किया जा रहा है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी इसका जा रहा है। लेकिन कॉमन तरीके से हम कैसे बनाते हैं, तो इंसिनरेशन एंड बायोमिथेनेशन।
में देखेंगे आगे ही। नेक्स्ट इज पोटेंशियल ऑफ वेस्ट टू एनर्जी। अब भाई वेस्ट से एनर्जी बना रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, कैसे बना रहे हैं ये भी देख लिया, लेकिन हम कितना कर सकते हैं इसमें, हमारा क्या पोटेंशियल है इसमें, अब हम देखते हैं इसको। देयर इज एन एस्टिमेटेड पोटेंशियल ऑफ अबाउट 225 megawatt from all sea waste and about 1460 megawatt from municipal solid waste in India, totaling around 1700 megawatt of power. अब हमारी पोटेंशियल क्या है इसमें, पोटेंशियल अगर हम बात करें तो जितना भी सीवेज है उससे हम कितना बना सकते हैं 225 मेगावाट से, एंड जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है इंडिया में हम उससे कितना बना सकते हैं 1460 मेगावाट। क्या दोनों ही डिजिट्स हमें याद करनी है? बिल्कुल नहीं, हमें कौन सी याद करनी है, हमें याद करनी है कि 1700 मेगावाट का पोटेंशियल है वेस्ट टू एनर्जी। हम सेपरेटली सेग्रीगेटेड याद नहीं करेंगे, हम टोटल याद करेंगे कि 1700 मेगावाट जो पावर है वो हम बना सकते हैं किससे, सिर्फ और सिर्फ वेस्ट से हमारी इंडिया में। There is current potential to recover 1300 megawatt of power from industrial waste, which is projected to increase to 2000 megawatt by 2070. ये डेटा हमारा पुराना है, अगर हमें इसको अपडेट करते रहना है, जो भी करंट अफेयर में आ रहा है उससे हम इसको रिलेट करके अपडेट कर सकते हैं, लेकिन हमारी बुक में क्या प्रोवाइड है 2017 का डेटा जो बोल रहा है कि 2000 मेगावाट तक हम एनर्जी बना सकते हैं, किस चीज़ से, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उससे। द टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ ग्रिड इंटरेक्टिव पावर फ्रॉम वेस्ट टू एनर्जी इज 99.8 मेगावाट। अभी इंस्टॉल कितना है 99, लेकिन अभी तक तो जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं उस टाइम पर भी ये नंबर इंक्रीज होता ही जा रहा है। Ministry of Renewable Energy is actively promoting the generation of energy from waste by providing incentives। अब भाई वो प्रमोट कर रही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट से एनर्जी बनाइए, ठीक है, ये भी हमने देख लिया कि पोटेंशियल क्या है। लेकिन अब बात आती है कि क्या सब कुछ बहुत स्मूथली चल रहा है, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही है, क्या हम बहुत आसानी से ये सारा काम कर रहे हैं, तो नहीं। वेस्ट टू एनर्जी सेक्टर को कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। कौन सी प्रॉब्लम्स है उसको अभी देखते हैं। जैसे कि पहली बात है कि चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी। अभी हमने देखा था कि 4 टेक्नोलॉजीज है हमारे पास में अवेलेबल, उनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी बेस्ट है, हम कौन सी यूज़ करें, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट डिसीजन रहता है। तो हमारी जो सेक्टर है वेस्ट टू एनर्जी वाला, वो ये डिसाइड करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना करता है कि आखिर कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसको हम यूज़ कर सकें। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वेस्ट टू एनर्जी है वो अभी भी न्यू कंसेप्ट है हमारी इंडिया के लिए, बिल्कुल नया कंसेप्ट है, इसीलिए इसमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होते जा रहे हैं। और उस डेवलपमेंट के होने के चक्कर में क्या हो रहा है कि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा कहाँ पर सूटेबल है। कोई पुरानी चीज़ होती है तो हमें एक्सपीरियंस होता है, हमें अभी ये नई चीज़ है तो इसमें इतना एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं ये डिसाइड करने में कि विच टेक्नोलॉजी इज़ बेस्ट फॉर अस, राइट। क्योंकि टेक्नोलॉजी सारी बेस्ट है, लेकिन बात क्या है कि हमें कौन सी सूट करती है, जो हमें सूट कर जाती है वही हमारे लिए बेस्ट होती है। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? नेक्स्ट प्रॉब्लम है हाई कॉस्ट की। हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके पास में जो आपका बजट रहता है वो बहुत लिमिटेड रहता है, उनके रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं इनमें चाहिए होता है बहुत ज़्यादा पैसा, तो ये भी प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि बायोमिथेनेशन टेक्नोलॉजी का, उन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिकल इक्विपमेंट चाहिए होते हैं। अब कोई कॉमन पर्सन है या फिर कोई छोटा मोटा बिजनेसमैन है वो तो इतना अफोर्ड कर नहीं पाता है, तो ये उसके लिए एक प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर सेग्रीगेशन। अब देखो होता क्या है, जैसे हमें कोई भी वेस्ट है उससे एनर्जी बनाना है तो कम से कम ये सेग्रीगेटेड तो हो कि ये कौन सी वेस्ट है, ये ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, प्लास्टिक अलग कर लो, राइट, जो ऑर्गेनिक है वो अलग कर लो। लेकिन इंडिया में क्या हो रहा है भाई, जितना भी कचरा है सब इकट्ठा डाल देते हैं, राइट। उसमें प्लास्टिक भी मिल जाएगी आपको, उसमें पॉलीथीन भी मिल जाएगी, उसमें ऑर्गेनिक भी मिल जाएगा, सब कुछ एक में मिल जाता है। अब उसको सेग्रीगेट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और ये एक प्रॉब्लम होती है जब हम वेस्ट से एनर्जी बनाते हैं, राइट। अब हमने एक तरीके की एनर्जी देख ली कि वेस्ट जो है कचरा, उससे हमने एनर्जी बनाना सीख लिया। नेक्स्ट
कौन सा मेथड है जिससे हम एनर्जी बना सकते हैं? नेक्स्ट इज जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल, जियो मीन्स क्या होता है? ज्योग्राफी पढ़ते हो, उसमें क्या पढ़ते हैं हम? अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, राइट? अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं, एनवायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, कैसे बनी, क्यों बनी, सब कुछ पढ़ते हैं। तो वही जियो यहाँ पर भी है। यहाँ पर जियो रिलेट करता है हमारे अर्थ से। एंड थर्मल, थर्मल मीन्स क्या होता है? जब भी हम थर्मल की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर की बात कर रहे होते हैं, राइट? कहीं ना कहीं हॉट, किसी भी चीज़ की टेम्परेचर कितना कितना वो हॉट है, इस चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं, हीट के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो ये एनर्जी भी उसी चीज़ से रिलेटेड है। मतलब क्या कि जो अर्थ है हमारी, उस अर्थ के अंदर, क्योंकि हमने अभी इतनी तो ज्योग्राफी पढ़ी ली है कि हमें पता है कि भाई अर्थ ऊपर से हमारी ठीक है, हम इस पे, इसका एटमॉस्फेयर इतना है कि हम सर्वाइव कर पा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम अर्थ को नीचे डिग करते जाएंगे, अर्थ के क्रस्ट तक पहुँचेंगे, तो टेम्परेचर बहुत ही एक्सट्रीम हो जाता है। अर्थ के नीचे क्या हो रहा है? प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारे दिमाग में क्या आया कि हमने सोचा कि एक एनर्जी यहाँ से बन सकती है। कैसे? कि जो अर्थ के अंदर की हीट है, जो उसके अंदर गर्मी है, उसका हम यूज़ कर सकते हैं, उस हीट का यूज़ कर सकते हैं अपनी एनर्जी बनाने के लिए। आइए देखते हैं जियोथर्मल जनरेशन क्या है। इसका मतलब है कि जो जियोथर्मल एनर्जी है, जो वास्ट रिजर्वायर है, हीट जो स्टोर्ड है हमारी अर्थ के अंदर, क्यों ना हम उसको हार्नेस कर लें, क्यों ना हम उसको यूज़ कर लें। बिलो द अर्थ क्रस्ट, जो हमें पता ही है कि अर्थ की क्रस्ट के नीचे क्या है भाई? बहुत ही गर्मी है, जो लेयर है वो हॉट मोल्टन क्या है? मैग्मा है, ठीक है? हीट कंटिन्यूसली वहाँ पर बनती ही जा रही है, बनती ही जा रही है। रेडियो एक्टिव मटेरियल्स नीचे जो है वो डिके हो रहे हैं, जैसे यूरेनियम हो गया, पोटेशियम हो गया, थोरियम हो गया। ये सारे जो मटेरियल्स हैं रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं, और जब ये डिके होते हैं तब क्या होता है? हीट निकलती है, राइट? तो वही हीट जो है वो हमेशा बनती ही जा रही है, बनती ही जा रही है। तो क्यों ना उस हीट का हम यूज़ कर लें। हाउ इज इट कैप्चर्ड? अब ये कैसे कैप्चर की जाएगी भाई? अर्थ के नीचे है गर्मी, हम तो अर्थ के ऊपर है, कैसे करें, राइट? तो जियोथर्मल सिस्टम्स कैन बी फाउंड इन रीजन्स विद अ नॉर्मल और स्लाइटली अबव नॉर्मल जियोथर्मल ग्रेडियंट, ठीक है? वहाँ पर हम लगा सकते हैं जो हमारे सिस्टम्स हैं। कहाँ पर लगाएंगे? जहाँ पर क्या नॉर्मल कंडीशन, वहाँ पर भी लगा लो, या फिर थोड़ी सी हॉट जगह है वहाँ पर लगा लो, ठीक है? वहाँ पर हम लगा सकते हैं। अब ये एवरेज कितना ग्रेडियंट होना चाहिए, ग्रेडियंट क्या है, ये सब हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये तो नहीं पूछने वाले हैं, ठीक है? इतना साइंटिफिक तरीके से, इतना टेक्नोलॉजी में घुसने की जरूरत नहीं है, हमको जनरल नॉलेज इसकी लेनी है, राइट? अब क्या करना है कि द मोस्ट कॉमन करंट वे ऑफ कैप्चरिंग एनर्जी। अब हम कैसे कैप्चर करते हैं ये देख लो कि कॉमन वे कैसा है, राइट? क्योंकि कॉमन तो हमें पढ़ना है। द मोस्ट कॉमन करंट वे ऑफ कैप्चरिंग द एनर्जी फ्रॉम जियोथर्मल सोर्सेज इज टू टैप इनटू नेचुरली अकरिंग हाइड्रोथर्मल कन्वेक्शन सिस्टम वेयर कूलर वाटर सीप्स इनटू द अर्थ क्रस्ट, हीटेड अप एंड देन राइजेस टू द सरफेस। देखो हमें पता है कि भाई गर्म चीज़ होगी, चाहे वो पानी हो चाहे वो हो हवा, राइट? क्या होता है? ऊपर को उठता है, ठीक है? वेपर ऊपर उठते हैं, क्लाउड बनते हैं, ये सबको पता है, राइट? तो हम क्या करते हैं, कहाँ लगाते हैं? ये हम ऐसी जगह पर लगाते हैं यहाँ पर पानी हो, राइट? पानी के साथ साथ ऐसी जगह जहाँ पर गर्म पानी जो है वो नीचे डूबता जा रहा है, ठंडा पानी ऊपर उठ रहा है, ठीक है? ठीक ऐसी जगह पर हम इसको लगाएंगे। When heated water is forced to the surface, it is a relatively easy to capture that steam. जब गर्म पानी ऊपर उठ रहा है तो उसको हम कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है? नीचे से पानी उठ रहा है, गर्म पानी नीचे से उठेगा, उस जब ऊपर को आएगा, सरफेस पे आएगा, तो हम उसको कैप्चर कर सकते हैं, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं कि जियोथर्मल एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं। चलो ठीक है, ये हमने पढ़ लिया, लेकिन क्या पोटेंशियल हमारे इंडिया में, हम इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं, कितनी बना सकते हैं एनर्जी इससे, ये भी देख लेते हैं। तो इंडिया हैज़ अ पोटेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग अराउंड 10,600 मेगावाट ऑफ पावर। क्या है कि हमारे तो अर्थ क्या है? अर्थ के नीचे पेनिनसुला है, ठीक है? नीचे जो पार्ट है, लोअर पार्ट पेनिनसुला है, राइट? तो वहाँ पर क्या है? एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, एक तरफ अरेबियन सी है, नीचे इंडियन ओशन है। इतना सारा वाटर बॉडी हमारे पास में है, इतनी लंबी कोस्ट लाइन भी है। तो उस पानी का क्यों ना हम यूज़ कर सकते हैं? ऑब्वियसली हम यूज़ कर सकते हैं, राइट? तो इसीलिए हमारे यहाँ से पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, 10,600 मेगावाट तक की हम एनर्जी बना सकते हैं यहाँ से। Although India was among the earliest countries to begin geothermal projects, हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट। क्यों?
क्योंकि इंडिया अर्लीस्ट कंट्रीज में से था जिसने क्या करा कि जियोथर्मल एनर्जी बनाने की सोची थी। इनफैक्ट हमने क्या करा 1970s में ही शुरू कर दिया था कि हम जियोथर्मल एनर्जी बनाएंगे, राइट। 340 हॉट स्प्रिंग्स वर आइडेंटिफाइड अक्रॉस इंडिया। हमारी इंडिया में 340 हॉट स्प्रिंग्स से हमने आइडेंटिफाई करे हैं जहाँ से हम जियोथर्मल प्लांट्स लगा सकते हैं और जियोथर्मल एनर्जी को बना सकते हैं। These have been grouped together and termed as different geothermal provinces based on their occurrence। कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, कौन सी उनकी रीजन है, ठीक है, स्ट्रक्चरल रीजन, जियोलॉजिकल रीजन, इन सब तरीके को देखते हुए हमने इनको ग्रुप में डाल दिया है, एक एक ग्रुप बना दिया है, ठीक है, और अलग अलग उनके नाम भी दे दिए हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक ओरोजेनिक बेल्ट रीजन, स्ट्रक्चरल ग्रेवेंस, डीप फॉल्ट जोन्स, एक्टिव वोल्केनिक रीजन्स, ये सारे दे दिए हैं, ठीक है। अब ओरोजेनिक रीजन जो है वो क्या है, वो कहाँ पर है और यहाँ पर कौन कौन से हमें मिलते हैं पानी, जहाँ पर गर्म पानी ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो ओरोजेनिक नाम से ही पता चल रहा है, ओरोग्राफिक रेन आपने इस ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। ओरोग्राफिक रेन क्या होती है, जहाँ पर क्या होता है, माउंटेन होता है, वो ब्लॉक कर लेता है आपके जो क्लाउड्स होते हैं और वहीं पर बारिश हो जाती है, वही होता है ना। तो ओरोजेनिक, ओरोग्राफिक कुछ रिलेट हो रहा है, ओरोजेनिक मीन्स क्या है, जहाँ पर माउंटेन्स होंगे, राइट। तो यहाँ पर भी 3 रीजन है ऐसे, जैसे कि पहला है हिमालयन जियोथर्मल प्रोविंस, बिल्कुल पता है भाई, हिमालय इंडिया की शान, राइट, हमारे माउंटेन्स, तो क्या होगा, यहाँ पर होगा ही होगा। नेक्स्ट इज नागा लुसाई जियोथर्मल प्रोविंस, आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में है ये। फिर अंडमान निकोबार आइलैंड्स, यहाँ पर भी हमें क्या मिलता है, ओरोजेनिक रीजन से, इसको हमने ग्रुप में डाला है। नेक्स्ट इज नॉन ओरोजेनिक, भी ऐसे रीजन है जहाँ पर माउंटेन्स नहीं है, कोई और रीजन है जिसकी वजह से हॉट वाटर जो ऊपर आ रहा है, जैसे कि कैम्बे ग्रेवन, सोन नर्मदा तापी ग्रेवन, वेस्ट कोस्ट, दामोदर वैली, महानदी वैली एंड पोटेंशियल साइट्स। अब वो तो हमने देख लिया कि भाई वो हमने रिकॉग्नाइज कर लिया कि भाई यहाँ पर तो हमारे पास पोटेंशियल है, लेकिन ये क्या है, अभी ये साइट जो है इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, लेकिन हाँ यहाँ पर हो सकता है, इनके पास पोटेंशियल है। वो कौन कौन सी साइट्स हैं, जैसे कि पूगा वैली कहाँ पर है भाई, जम्मू कश्मीर में। तट्टा पानी कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। गोदावरी बेसिन जो है वहाँ पर ही मिल जाएगा, हिमाचल। मणिकरण कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट इज बकरेश्वर वेस्ट बंगाल, त्यूबा गुजरात, उनाई महाराष्ट्र एंड जलगांव कहाँ पर है, ये भी महाराष्ट्र में है। रिसेंट कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं क्या, हाँ 2013 में क्या हुआ है कि इंडिया का पहला जियोथर्मल पावर प्लांट जो है वो अनाउंस किया गया कि हम पहला अपना जियोथर्मल पावर प्लांट बनाएंगे, कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में। प्लांट वुड बी सेटअप एट तट्टापानी इन द बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट। सैटेलाइट्स जैसे कि IRS-1 जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी, वहाँ के सारे जो भी लोकेशन है वो सब वहाँ से हम ट्रेस करते रहेंगे। अब फिर से वही बात कि क्या बहुत स्मूथली सारा काम हो रहा है, 1970s से अब तक सब कुछ बहुत स्मूथली हो रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो ऐसा नहीं है, हर काम में कोई ना कोई तो प्रॉब्लम आती ही है। यहाँ पर भी प्रॉब्लम है, कई सारे चैलेंजेस हैं, जैसे कि पहला चैलेंज वही कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि भाई ड्रिल करोगे आप तो आपको मशीनरी तो चाहिए होगी ना, उसको हार्नेस करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, मशीनरी, बहुत हाईली सोफिस्टिकेटेड मशीन चाहिए होंगी, तो इसमें क्या चाहिए होगा, पैसा, राइट, तो हाई कॉस्ट रहती है। नेक्स्ट इज ड्रिलिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ऑल्दो द कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग जियोथर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी जो है 25% कम हो जाएगी, लेकिन फिर भी ड्रिलिंग काफ़ी एक्सपेंसिव है और साथ ही साथ में रिस्की है, हर कोई इसको नहीं कर सकता है, बहुत ही ज़्यादा इसमें आपके लिए क्या चाहिए होता है, क्वालिफिकेशन आपकी अच्छी खासी होनी चाहिए, आपको उसमें अच्छे से एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब ऐसा आप कर सकते हो, एंड रिस्क तो होता ही है, ठीक है, क्योंकि हॉट मैग्मा एकदम से निकल सकता है, राइट। फिर है ट्रांसमिशन बैरियर, अब जो बना ली इलेक्ट्रिसिटी उसको पहुंचाना है तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, जैसे कि एक स्पेसिफिक एरिया के पास में जहाँ पर रिजर्वायर है उसी के पास में हमें प्लांट लगाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं दूर तक अगर आप ले जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी तो तब तक क्या हो जाएगा, पानी, हॉट वाटर जो है, जो स्टीम है वो तब तक ठंडी है। अब बेस्ट जियोथर्मल रिसोर्सेज हैं वो रूरल एरियाज़ में हैं, तो डेवलपर्स जो हैं वो अपनी एबिलिटी इतना नहीं कर पा रहे हैं कि वो सप्लाई कर सके इलेक्ट्रिसिटी
जो है उसको ग्रिड तक ले जा पाए, क्योंकि जो भी एरियाज़ हमें मिल रहे हैं वो कहाँ हैं, रूरल एरियाज़ हैं। नई पावर लाइंस काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है उनको कंस्ट्रक्ट करना, और उनको लगाना भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। बहुत सारे ट्रांसमिशन लाइंस जो हैं ऑपरेट कर रहे हैं नियर कैपेसिटी पे, और वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगे अगर उनको अपग्रेड नहीं किया गया तो। Consequently, any significant increase in the number of geothermal power plants will be limited by the plant's ability to connect, upgrade और build। अब अगर मान लो हो क्या रहा है कि अगर हमें नई साइट्स मिल भी जा रही हैं फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि प्लांट्स इतने ज़्यादा नहीं है, राइट। प्लांट्स की एबिलिटी लिमिटेड है, वो एक लेवल तक ही इलेक्ट्रिसिटी को बना पा रहे हैं। तो जब तक नए प्लांट्स नहीं इम्पॉसिबल हो पाएगा। नेक्स्ट इज एसेसिबिलिटी। ठीक है, कुछ एरियाज जो हैं वहाँ पर क्या है, सफिशिएंट हॉट रॉक्स तो हैं, ठीक है, जो कि हॉट वाटर को सप्लाई कर सकते हैं पावर स्टेशन के लिए, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं जो कि बहुत ही ऊंचे पे हैं, बहुत ही ऊंचाई पर है माउंटेन्स पे, कुछ बहुत हार्श एरियाज़ में। तो वहाँ से हम कैसे निकालेंगे, वहाँ से हमारे लिए निकालना उस हॉट वाटर को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूशन चैलेंजेस भी है, क्योंकि अब हमने अर्थ के नीचे ड्रिलिंग शुरू की। अब ऐसा तो नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव ही रिजल्ट्स मिलेंगे, हो सकता है कि वहाँ से मैग्मा निकल आए, हो सकता है वहाँ से बहुत ही हार्मफुल रेडियो एक्टिव गैसेस निकल आए, राइट। तो इससे क्या होता है कि जो लीक्ड गैसेस हैं, अब जो गैसेस निकली हैं अब उनको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, उनका क्या करेंगे, ये सब जो है सेफ उनका होना चाहिए, तभी हम ये कर सकते हैं। और इसी के साथ में हमने दो टेक्नोलॉजीज अभी देखी थी, दो रिसोर्सेज देखे थे जिससे हम एनर्जी को बना सकते हैं। सो गाइस, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, एंड आई होप नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को भी ख़त्म कर देंगे।